हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो हमारा ये वीडियो होगा, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। बेटा, यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप केमिस्ट्री लेकर के पढ़ रहे हैं तब भी बेटा आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव अणु के अंदर मिलेगा, डीएनए की संरचना। ठीक है, तो बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, जो कैरेक्टर को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लेके जाता है, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लेके जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म मैं बता रहा था आपको, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। बेटा डीएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो उस न्यूक्लिक अम्ल के आज हम डीएनए का अध्ययन करने वाले हैं। तो बेटा इस डीएनए का जो मॉडल था 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, तथा इस कार्य के लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बेटा मैंने पहले से ही इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि हमको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए और हम लोग इसे आसानी से समझ पाएँ। तो बेटा क्या है जो डीएनए की संरचना होती है, ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है। एक श्रृंखला ये और एक श्रृंखला ये, दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में लिपट कर, एक दूसरे से लिपट कर एक कुंडलित संरचना बनाती हैं। चूंकि ये कुंडलित संरचना दो श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी है, इसलिए द्विकुंडलित संरचनाएं कहते हैं। इसे डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। और ये दोनों श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तथा इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में क्षारक होते हैं जो नाइट्रोजनी क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से आपस में डबल और ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और इन बंधनों को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रत्येक डीएनए की जो ये श्रृंखला है, ये प्रत्येक श्रृंखला किससे मिलकर के बनी है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी है। हर एक श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी है, और जब कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाकर डीएनए का एक अणु बनकर तैयार होता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेटा बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड फास्फेट तथा न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो जो फास्फेट तथा न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बनता है वही न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जो फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बनता है वही न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और फिर बारी आती है कि सर न्यूक्लियोसाइड क्या है बेटा? तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो शुगर यानी कि शर्करा, या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडीन से मिलकर के बना एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अर्थात अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट आते हैं, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर और प्यूरिन या पिरिमिडीन क्षारक आते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की ही बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट भी मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में ही आपको शुगर मिलेगा, और इसी में प्यूरिन या पिरिमिडीन क्षारक भी मिलेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। और ये जो लिखा है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार का मतलब ये जो एडेनिन, थायमिन है, ग्वानिन, साइटोसिन है, ये जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो यही एडेनिन, थायमिन, इन्हें ही नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। और ये किनके अंदर आता है? जनरली तौर पर इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके अनुसार पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की क्रमशः दो श्रृंखलाएं जो धागे नुमा होती हैं, एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जो नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप नीचे लिखेंगे कि प्रत्येक डीएनए अणु में मुख्यतः 3 घटक होते हैं। वो 3 घटकों से मिलकर के बना होता है। उसमें एक शुगर, एक शर्करा होती है जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर, चूंकि बोर्ड मैंने पहले से ही बना दिया है, सब कुछ लिख दिया है, तो जगह नहीं थी, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा का स्ट्रक्चर ये देखिए आपको इमेज के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा फास्फेट समूह,
तो बेटा फास्फेट समूह का फार्मूला मैंने ये दिया आपको। फिर नाइट्रोजनी क्षार, तो बेटा नाइट्रोजनी क्षार के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होती है प्यूरीन तथा एक पिरिमिडीन, ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बनी एक चक्रीय संरचना में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षार के अंदर दो चीजें आती हैं, प्यूरीन तथा पिरिमिडीन, और प्यूरीन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आता है तथा पिरिमिडीन के अंदर थायमिन और साइटोसिन आता है। आरएनए के केस में बेटा थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, बाकी घटक वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका पहला पॉइंट डीएनए में हम देखते हैं। डीएनए का प्रत्येक अणु यानी ऐसे जितने भी अणुएं बनेंगी उन सभी अणुओं में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इस प्रकार की दो श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक ये और एक ये, प्रत्येक यानी एक की बात, प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें फास्फेट तथा शर्करा एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो देखिए फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहा है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक ये और एक ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में किससे जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार से, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार के अंदर प्यूरीन तथा पिरिमिडीन आते हैं। तो ये देखिए एक ये न्यूक्लियोटाइड एक ये न्यूक्लियोटाइड क्रमशः क्षारकों से जुड़े हैं। एडेनिन जुड़ा है थायमिन के साथ, ग्वानिन जुड़ा है साइटोसिन के साथ, थायमिन जुड़ा है, वही पलट के फिर किया, थायमिन जुड़ा है एडेनिन के साथ, साइटोसिन जुड़ा है ग्वानिन के साथ। तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध में आबंधित होता है और ये बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यही कह रहा है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजनी क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एक एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बंध से क्रमशः द्विबंध और त्रिबंध द्वारा आबंधित रहता है। फिर क्या कह रहा है, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच 10 नाइट्रोजन क्षार, मान लीजिए ये एक डीएनए का अणु है, इसमें कोई 10 नाइट्रोजनी क्षार गिन लीजिए। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से 10 नाइट्रोजनी क्षार, एक मिनट, यहाँ से क्षार यहाँ से गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्ट्रक्चर पर देखें, एक ये यहाँ से नाइट्रोजनी क्षार 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 नाइट्रोजन क्षार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10, ठीक है। इन प्रत्येक 10 नाइट्रोजनी क्षार की जो बीच की दूरी है वो बेटा 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम। इस 34 एंगस्ट्रॉम को देखने की यदि आप कोशिश करें मीटर में, तो 34 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे लिखेंगे, 34 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में होता है 10⁻⁻10 मीटर के। फिर क्या कह रहा है, अगर इसी के अंदर आप देखें, अगर आपसे कभी कभी पूछ ले कि दो क्षारकों के बीच की दूरी कितनी होती है, दो क्षारकों के, तो ये दो क्षारकों के, एक क्षारक ये एक क्षारक ये, दो क्षारकों के बीच की दूरी बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद पांचवा पॉइंट इस पर देख लेते हैं आप। पांचवा पॉइंट क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कह रहा है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, एक श्रृंखला ये और एक श्रृंखला ये, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो ये व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो बेटा ये थी डीएनए की स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।